नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और 3,200 करोड़ रुपए के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बाराजागुली कृष्णनगर खंड पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बारासात बाराजागुली खंड पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से कोलकाता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य पड़ोसी जिलों के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पूरे क्षेत्र में पर्यटन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 21 दिसंबर को असम का दौरा करेंगे। पीएम असम में बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के नामरूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे, जो विदेशी मुक्त असम और राज्य की पहचान की सुरक्षा के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे। मेट्रो के उद्घाटन के बाद 21 दिसंबर से सुबह 9 बजे आम जनता के लिए कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो चलेगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे, जो एक बार में 200 से 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। पहले 2 स्टेशनों के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे और अधिकतम किराया 70 रुपए होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों में सफलता की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भारत का शाश्वत ज्ञान, शांति और प्रगति के पथ इस विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सशस्त्र सीमा बल के 62वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर बल के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्र सेवा में जवानों के योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में क्रिसमस लंच का आयोजन किया। उन्होंने लोगों से इस त्योहार की करुणा और सेवा की भावना को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में ईसाई समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान भी किया। उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मिशन लाइफ को अपनाने पर जोर दिया। समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कल यानी कि 21 दिसंबर को कान्हा शांति वनम स्थित हार्टफुलनेस वैश्विक मुख्यालय में विश्व ध्यान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने सपा सांसद आर.के. चौधरी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू समाज इन अपमानजनक टिप्पणियों का स्वयं जवाब देगा। टीएमसी विधायक मदन मित्रा द्वारा प्रभु श्री राम पर की गई टिप्पणी को अजय आलोक ने निंदनीय बताते हुए उन्हें हिंदू धर्म का जयचंद और आस्था को बदनाम करने वाला करार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के नवनिर्मित भवन का दौरा कर क्षेत्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर समन्वित और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय की मेजबानी करना भारत और WHO के बीच मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी को दर्शाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल कोजिन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन से जुड़े 22 मामलों में आरोपियों की याचिकाएं खारिज करते हुए NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई को विधिक रूप से सही ठहराया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुभम जायसवाल और भोला प्रसाद सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को ठुकराते हुए राज्य सरकार की सख्त ड्रग नीति के पक्ष में आदेश दिए। कांग्रेस के सदन से वॉकआउट पर हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस विधायकों में कोई गंभीरता नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायकों के वॉकआउट पर हरियाणा सरकार के एक और मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के गांव में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से प्रत्येक घर और प्लॉट के लिए प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें 6.41 करोड़ में से 5.43 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं। देश के अनेक हिस्सों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। इसके मद्देनजर उड्डयन मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उड्डयन मंत्रालय ने देश की सभी एयरलाइंस को पैसेंजर सुविधा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत एयरलाइंस को यात्रियों को समय पर और सही फ्लाइट जानकारी उपलब्ध करानी होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को रीबुकिंग या रिफंड का विकल्प देना होगा। समय पर चेक इन पूरा करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से मना नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में कल यानी कि 21 दिसंबर की सुबह तक घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कम दृश्यता से यातायात प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल यानी कि 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में भारी हिमपात होने की प्रबल संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहेगी, जबकि तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी आज कोल्ड वेव का अलर्ट है। पंजाब में आज से 22 दिसंबर के बीच छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में आज 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 7 दिनों तक महाराष्ट्र, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 24 और 25 दिसंबर को कुछ स्थानों पर रात और सुबह के दौरान
घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरे की परत देखी गई। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। बिहार के सुपौल जिले में अवैध शराब यूनिट पर छापेमारी के दौरान माफिया के हमले में सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बिहार की सारण पुलिस ने छपरा के डॉक्टर सजल कुमार अपहरण मामले का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH थिंकर्स मसाला। मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरबीआई की जोरदार डॉलर बिकवाली से रुपए में बड़ी तेजी। एक ही दिन में 1.1% की मजबूती के साथ 89.2 प्रति डॉलर पर बंद हुआ भारतीय मुद्रा। डीलर्स ने कहा कि इस सप्ताह घरेलू मुद्रा में 6 महीने में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले एक तरफा गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इस तेज रफ्तार की सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का बढ़ता इस्तेमाल। टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत का एआई मार्केट 17 अरब डॉलर का हो सकता है। देश में करीब 12 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे। यही वजह है कि एंटरप्राइज ग्रेड एआई स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर एआई के बड़े हब बनकर उभर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगले 3 महीनों में हो सकता है लागू। इससे भारत और ओमान के बीच ज्यादातर वस्तुओं में शून्य शुल्क के साथ व्यापार हो पाएगा। एक सम्मेलन में ओडिशा सरकार को लगभग 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस निवेशक सम्मेलन और प्रचार प्रसार बैठकों में भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय 2026 से देश के प्रमुख शहरों में स्वतंत्र कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो स्थापित करेगा ताकि भारत को वैश्विक MICE हब के रूप में विकसित किया जा सके। सरकार और उद्योग के अनुसार PPP मॉडल पर आधारित ये पहल अगले 5 वर्षों में वैश्विक MICE बाजार में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी करने और 2030 तक बाजार को 103.7 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगी। इकरा की रिपोर्ट के अनुसार दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री नवंबर में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 18 लाख यूनिट्स हो गई है। रेटिंग्स फर्म ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 9% बढ़ सकती है। इसे जीएसटी में कटौती, शहरी खपत में बढ़ोतरी और सामान्य मॉनसून से ग्रामीण मांग में रिकवरी में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों को नहीं मानने के आरोप में कोटक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई की है। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते, बिजनेस
कॉरेस्पॉन्डेंस और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से जुड़े मानदंडों का पालन न करने के लिए बैंक पर 61.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार ये जुर्माना आरबीआई की ओर से जारी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की ओर से की जाने वाली गतिविधियों के दायरे से जुड़े निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया है। साल 2025 की तरह मौजूदा साल भी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस साल जनवरी से नवंबर अवधि में बॉक्स ऑफिस पर कुल संग्रह सालाना आधार पर 18% बढ़कर 11,657 करोड़ रुपए हो गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 695 रुपए कम होकर 1,31,779 रुपए और प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी के दाम 1,053 रुपए कम होकर 2,67 रुपए प्रति किलो हो गई है। सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने गुजरात और राजस्थान में अपने सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिए 359.58 मेगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ी है। इसके साथ ही समूह की कुल कमर्शियल बिजली क्षमता 85.5 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने 2037 तक 244 गीगावाट क्षमता हासिल करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत कंपनी पावर सेक्टर में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 1.689 बिलियन डॉलर बढ़कर 688.949 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 687.26 बिलियन डॉलर था। भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की भागीदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। साल 2025 में अब तक घरेलू निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स और अन्य अप्रत्यक्ष निवेश माध्यमों के जरिए इक्विटी बाजार में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 17 दिसंबर तक 8% बढ़कर 17.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार का कुल सकल कर संग्रह इस साल 1 अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर तक 20.01 लाख करोड़ रुपए रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा जवाबी हमला किया है। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत दर्जनों आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक चलाया जा रहा है। हेगसेथ ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत आईएसआईएस के आतंकियों, उनके 70 से ज्यादा ठिकानों और हथियारों को सीधे निशाना बनाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे करीब 3 लाख दस्तावेज सार्वजनिक किए। खबरों के मुताबिक ये कदम मामले में पारदर्शिता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जारी दस्तावेजों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अभिनेता क्रिस टकर और ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की तस्वीरें शामिल हैं। बांग्लादेश के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी का शव शुक्रवार को सिंगापुर से ढाका लाया गया। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने नागरिकों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया है। हादी की मौत की पुष्टि करने के बाद कई जगहों पर हिंसाएं हुई। उपद्रवियों ने प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों पर भी हमला किया। इनमें चट्टगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव भी शामिल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की है। लेबनान ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए अपना पहला व्यापक कानूनी ढांचा पेश किया। ये प्रस्तावित कानून जमा राशि की वसूली और भारी वित्तीय घाटे को दूर करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने के अनुसार ये मसौदा कानून राज्य, केंद्रीय बैंक, बैंकों और जमाकर्ताओं के बीच नुकसान के बंटवारे को तय करेगा और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वॉर्सो दौरे के दौरान पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से की मुलाकात। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप ने यूक्रेन के समर्थन में नेतृत्व दिखाया है और दोनों देशों ने साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई है। वहीं टस्क ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की स्थिति अब और मजबूत है और उन्होंने ज़ेलेंस्की की न केवल यूक्रेन में बल्कि पोलैंड में भी एक नायक के रूप में प्रशंसा की।
इस बीच यूरोपीय संघ के नेताओं ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए अगले 2 वर्षों में 90 अरब यूरो की सहायता देने का फैसला किया है। पोलैंड ने 2022 से यूक्रेन का प्रमुख समर्थन रहते हुए मदद जारी रखने की बात दोहराई है। बोलीविया में ईंधन सब्सिडी खत्म करने के सरकार के फैसले के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम, सड़क नाकेबंदी की और कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी बोलीविया सरकार की एक इमरजेंसी अधिसूचना डिक्री 5503 का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत 2 दशकों से चली आ रही फ्यूल सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला उनकी रोजी रोटी के लिए सीधा खतरा है। वहीं सरकार का मानना है कि इससे पब्लिक फाइनेंस को स्थिर करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कोलंबिया में एलन गोरिल्ला संगठन के हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 31 सैनिक घायल हो गए हैं। यह हमला सेसर प्रांत के अगुआचिका इलाके में एक मिलिट्री बेस पर किया गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। तिलक वर्मा ने 30 गेंदों में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 6ठा अर्धशतक पूरा कर लिया है। वहीं हार्दिक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में अपने करियर का 6ठा अर्धशतक पूरा किया। भारत की जीत से झूमे क्रिकेट प्रशंसक। हार्दिक पांड्या को बताया जीत का रियल हीरो। सूर्य कुमार यादव से धैर्य रखने की बात भी कही। अगले साल होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल का होगा ऐलान। आज मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक। इस बैठक में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम चुनी जाएगी। न्यूजीलैंड भारत में वनडे और T20 सीरीज खेलेगा। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में एडिलेड में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 339 रन पर समेटा। भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। एक तरफा सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। फाइनल में रविवार को पाकिस्तान से सामना। श्रीलंका ने शुक्रवार को T20 विश्व कप के लिए किया टीम का ऐलान। दासुन शनाका को मिली टीम की कप्तानी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट में पहुंच गई है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर हासिल की सफलता। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला निशानेबाजों का दबदबा। पुष्पा मेघवाल ने 3 स्वर्ण 2 रजत समेत 5 पदक अपने नाम किए। हाल ही में स्क्वाश विश्व कप का मिक्स्ड खिताब जीतने वाली जोशना चिनप्पा ने कहा कि उनके लिए जीत सबसे ज्यादा अहम। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका 2026 में ले सकते हैं संन्यास। सोशल मीडिया पोस्ट X पर दी जानकारी। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला ने इस सीजन के एंड में क्लब छोड़ने की बात को बताया बेमतलब। कहा इस तरह की कोई बात नहीं। रियल मैड्रिड कोच जावी अलोंसो ने कहा कि उन्हें आंकने वाले सीजन के अंत तक का करें इंतजार, मिल जाएगा जवाब। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।